हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ ध्यान भी रख रहे हैं। बाहर नहीं जा रहे है ना? तो आप सब लोग ध्यान रखें बेटा। फिर से दस्तक दे दी है कोरोना ने, तो सबसे अधिक इसका उपाय यही है कि बचाव करो, घर में रहो, जितना हो सके घर में रहो और हेल्दी खाना खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ताकि कोई भी वायरस आपको छू भी ना पाए, छुए भी तो टकरा कर वहीं ख़त्म हो जाए, है ना? तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई वायरस हम तक पहुंच ही ना पाए। तो चलिए, इसी सतर्कता के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज मैं क्षितिज का ही एक और चैप्टर लेकर आई हूँ और वो चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, है ना? अब इसमें ये प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद जी तो आपने सुना ही होगा, बहुत महान साहित्य सम्राट कहे जाते हैं साहित्य की दुनिया में। और इनके ऊपर हरिशंकर परसाई जी ने अपना अपना मंतव्य देते हुए लेख लिखा है, यानी एक निबंध लिखा है, जो हम दर्शकों ने उसे सराहा है, उस पर ध्यान दिया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ पर चर्चा करेंगे, पाठ का सार देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तर पर भी ध्यान देंगे। तो इसके लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई हैं, उनके अनुसार पाठ का सार मैं लेकर आई हूँ। उसको मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, इसको समझने में आसानी हो जाएगी, है ना? तो सबसे पहले मैंने इसको पॉइंट दिया है, पाठ का सार जो है इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। पहला है प्रेमचंद का व्यक्तित्व लेखक की नज़र में। लेखक की नज़र में इसलिए मैंने कहा क्योंकि यह पाठ हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारा है शब्दों के चित्र बनाकर, यानी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो शब्दों के कारण हमारी आंखों के सामने, हमारे जहन में वो चित्र जो उभर रहा होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व उनकी नज़रों में क्या है, लेखक की दृष्टि का अटकना क्या है। यानी कि पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पर आ जाती हूँ। प्रेमचंद का व्यक्तित्व उन्होंने इस तरह से आंका है, क्योंकि एक चित्र दिया हुआ है, एक चित्र है जो प्रेमचंद जी उसके अंदर खड़े हैं और वो उनका पतला दुबला शरीर है, पतला फेस है, लेकिन बड़ी मूंछों के कारण उनका फेस भरा हुआ लगता है। तो यहाँ पर और बहुत फ़ोटो जब खिंचवाई है, लेखक को ऐसा लगता है कि लेखक जब प्रेमचंद जी ने फ़ोटो खिंचवाई तब उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि उनके कपड़े कैसे हैं, मैले हैं, कैसे खड़े होना है, चेहरे पर मुस्कान लानी है कि नहीं लानी है। तो इन सब बातों का जिक्र करते हुए लेखक ने कहा है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व उनकी तस्वीर को देखकर लगता है बहुत ही सीधा साधा और सरल रहा, दिखावे की दुनिया से कहीं दूर रहा है, क्योंकि उन्होंने चित्र खींचते हुए भी अपना चित्र यानी फ़ोटो खिंचवाते हुए भी किसी खास बात का ध्यान ही नहीं रखा कि फ़ोटो खिंचवानी तो कम से कम कपड़े अच्छे पहन लें, जूते अच्छे पहन लें। उनका ध्यान, अब देखो यहाँ पे लिखा है लेखक की दृष्टि का अटकना, चित्र को देखते हुए उनका ध्यान, लेखक का ध्यान उनके फटे हुए जूतों पर अटक जाता है कि फ़ोटो खिंचवाते समय उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि उनके जो जूते हैं वो फटे हुए हैं, एक पैर जो है, पैर का अंगूठा बाहर निकला हुआ है। तो उस फटे हुए जूते पर उनकी नज़र अटक जाती है और लेखक कहते हैं कि आमतौर पर क्या होता है कि दिखावे की दुनिया, दिखावे पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी दिखावे से कहीं दूर है। फ़ोटो खिंचवाते समय भी उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसी से उधार ही जूता ले लूँ, फटे हुए जूते में जैसे थे वैसे ही खड़े हो गए और वैसे ही फ़ोटो खिंचवा ली। चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है। तो हो सकता है कि फ़ोटो खींचने वाले ने थोड़ा सा कहा हो स्माइल प्लीज़, तो उन्होंने अंदर से
स्माइल लाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोटो खींचने वाला जो फ़ोटोग्राफ़र था उसको वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा। थोड़ी सी मुस्कान थोड़ी सी आई और वो फ़ोटो उनकी खींच ली गई, पूरी तरह से मुस्कान भी बाहर नहीं आ पाई और उनका चित्र ले लिया गया। अब तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि मांगने की आदत पर व्यंग। अब लेखक जो है उनके मांगने की आदत पर, यानी कि ना मांगने की आदत पर व्यंग कर रहा है कि लोग तो मांग कर सूट भी मांग कर शादी ही रचा लेते हैं, दुल्हन भी उधार की मांग कर फोटो खिंचवा लेते हैं। यहाँ तो जूतों की बात थी, जूते ही नहीं, वो किसी से मांग कर ले लेते तो फोटो अच्छी आ जाती। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया कि मांगना उनकी आदत में ही नहीं था, इसलिए उन्होंने मांगे भी नहीं और फटे जूतों में ही उन्होंने फोटो खिंचवा ली। अब जूते का महत्व आगे कह रहे लेखक, जूते का महत्व क्या है? उनकी नज़रों में जूते का महत्व दिखावे की ज़िंदगी से कहीं दूर है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हालांकि उनका अपना जूता भी फटा हुआ है, लेकिन नीचे से फटा हुआ है, लोगों की नज़रों में फटा जूता नहीं आ रहा। कम से कम इतनी तो गनीमत है कि मैंने पर्दे की लाज रखी। अगला, पर्दे का महत्व, पर्दे का महत्व रखा। लेखक कह रहे कि मेरा जूता फटा हुआ, नीचे से फटा हुआ, भले ही मेरा पैर खुद लहूलुहान हो रहा है नीचे की ज़मीन की रगड़ खाकर, लेकिन लोगों की नज़रों में तो मैं ठीक ठाक हूँ ना। कम से कम लोग तो मुझे नहीं कहेंगे ना कि भी फटा हुआ जूता पहना। लेकिन प्रेमचंद जी ने तो जूते को ऊपर से फटा हुआ है, फिर भी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जूता फटा हुआ है। अब व्यंग्य मुस्कान। अब वही बात अभी मैं बता रही थी कि फ़ोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद जी के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान आई है, उस पर ध्यान दिलाया है कि व्यंग्य मुस्कान, उनकी मुस्कान में व्यंग भरा हुआ है। यानी कि वो इस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि वो समाज की कुरीतियों का विरोध करते रहे, समाज की बुराइयों की और उनका विशेष ध्यान दिलाते रहे। दर्शकों, जो पाठक है, उनका ध्यान समाज की बुराइयों की तरफ दिलाने की कोशिश की है और शायद इसीलिए उनके चेहरे पर एक व्यंग्य मुस्कान है कि मैं गरीब तो वो हैं ही, तो हंसी मुस्कान किस बात की? मुस्कान शायद इसी वजह से है कि भी लोगों को मैं दिखावा क्या दिखाऊं कि भी मैं बहुत सुखी हूँ, अरे जो मैं हूँ सो हूँ। तो ये व्यंग्य की मुस्कान की तरफ उन्होंने लेखक ने ध्यान दिलाया है। और अगला पॉइंट है जूता फटने का कारण। लेखक को ऐसा लगता है, लेखक हरिशंकर परसाई को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी के जूते के फटने का कारण ये रहा होगा क्योंकि जैसे हम जब सड़क पर चल रहे होते हैं तो थोड़ी सी सीमेंट या मिट्टी जम जाती है, उभरी उभरी हो जाती है, तो उस जैसी, यानी कि उसकी तुलना उन्होंने समाज की बुराई से की है। जैसे जिस तरह से समाज की बुराई को प्रेमचंद जी उखाड़ फेंकना चाहते हैं अपने लेखों के द्वारा, उसी तरह से ज़मीन पे भी हो सकता है कि कोई मिट्टी की ढेरी उभर आई हो और जम गई हो, तो लेखक ने, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने उसे ठोकर मार मार कर उसे निकालने की कोशिश की हो, और जिसके कारण उनका अंगूठा पैर जो है, वो जूता जो फट गया है और फटने के कारण अंगूठा जो है बाहर निकल आया है। तो क्योंकि उनका जो अंगूठा बाहर निकल रहा है वो भी किसी और संकेत कर रहा है, ये लेखक ने बताने की कोशिश की है कि मुंशी प्रेमचंद जी हाथों की उंगली से वो इशारा नहीं करते हैं घृणित कार्य की ओर। घृणित कार्यों को लोग जो है साइड से निकल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का जो अंगूठा है उन घृणित कार्यों की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि समाज की बुराई को हम लोग देख कर भी अनदेखा करके साइड से निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने पैर के अंगूठे से, अपने जूतों की ठोकर से उसे निकालना चाहते हैं, उसे जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि पैर तो है वो तो ज़मीन पर ही पड़ रहे हैं और वो जूतों का काम ही है कि पैर को सुरक्षित रखना और जो ज़मीन की गंदगी है उसे ठोकर मारकर साइड में करना। तो यहाँ पर
जो लेखक हैं उनका ध्यान इस तरफ वो हमारा खींचना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी जो सामाजिक बुराई को शब्दों में नहीं कार्यों के द्वारा यानी कि क्रियान्वित होकर उसे बुराई को दूर करना चाहते हैं, उसकी साइड से निकलकर आंख बंद करके नहीं निकलना चाहते, वो बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने मिट्टी के ढेर को ठोकर मार मार कर निकाल दिया, भले ही वो खुद उससे घायल हो गए हों। तो अगला क्या है, प्रेमचंद की कमजोरी। प्रेमचंद की कमजोरी उन्होंने लेखक ने ये बताई कि उनकी कमजोरी ये है कि वो दिखावा नहीं करते, वो जो हैं वैसे ही अपने आप को शो करते हैं। भले ही लोग उन पर मजाक उड़ाए, भले ही लोग उन पर हंसे, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं। किसी से उधार नहीं लेते, किसी से उधार लेकर दिखावे की उनकी आदत ही नहीं है। वो उनका व्यक्तित्व भी ऐसा नहीं है कि जो किसी से उधार लेकर अपने जीवन को सुखमय दिखाने की कोशिश करें। तो ये तो था इसका सार, है ना। तो सार के साथ साथ मैं चाहूंगी कि इसके थोड़े से प्रश्नों पर भी ध्यान दे लिया जाए। पुस्तक पर आधारित प्रश्नों पर को ही मैं देख रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न दिया है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। आप भी नोट कर लीजिए। मैं इसके क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 मार्क्स का आता है, या 5-6 साल से तो ऐसे ही है, इससे पहले 1.5 मार्क्स का आता था, लेकिन अब 2 नंबर का ये मार्क्स का आता है प्रश्न। तो उतना ही आंसर दो जितने की पूछा गया है। तो विशेषताएं उभर कर आती है कौन कौन सी। पहली तो ये कि उनका जीवन सादगी भरा था, है ना। दूसरा, साधारण व्यक्तित्व था। तीसरा, वो दिखावे से कहीं दूर थे। चौथा, आप दे सकते हैं कि आर्थिक अभावों से ग्रस्त थे, फिर भी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती थी। बेपरवाह और विश्वासी भी थे। हालांकि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, फिर भी वो बेपरवाह और विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। और कुप्रथाओं और रूढ़ियों के विरोधी रहे। हमेशा ही समाज की कुप्रथाओं और कुरीतियों के विरोधी रहे हैं। और उन्होंने अपने लेखों में इन सामाजिक बुराइयों का अधिक से अधिक जिक्र किया है। तो इस तरह से ये विशेषताएं उभर कर आ जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में पढ़कर सुना देती हूँ। आपके पास भी बुक होगी, उसमें से देख लेना। का है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। और ख है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा ऑप्शन है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सही उत्तर पर निशान लगाना है। सही उत्तर हमारे हिसाब से पहला ही है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। ये भी इसमें कहा गया। तो खा सही उत्तर है मेरे हिसाब से। लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ये दिखावे की ओर इशारा किया गया है। तो ख ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला तीसरा प्रश्न ये है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हैं। ये तीनों ही व्यंग्य हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिटेल में आंसर देना है। पहले का मैं बता दूं आपका कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो ये इस प्रश्न के द्वारा कवि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हालांकि टोपी को सिर पर पहना जाता है और जूते को पैरों में पहना जाता है,
तो जो इज्जत वाली चीज़ होती है उसे हम सिर पर धारण करते हैं, और जो पैर जो जिसकी इज्जत नहीं की जाती वो पैरों में पहना जाता है। लेकिन कीमत के हिसाब से देखें तो जूता कीमती होता है टोपी से, और टोपी जूते की जितनी कीमत होती है उसमें 10 टोपियाँ भी आ जाए। तो इस तरह से उन्होंने व्यंग्य किया है कि टोपी हमेशा कीमती, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हैं। 2500 टोपियाँ यानी कि जूते की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उतनी कीमत में तो 2500 टोपियाँ आ जाए। समझ आ रही है? यानी कि जिसकी हमने इज्जत करनी होती है वो इतनी सस्ती चीज़ आ रही है, और जिसकी हमने इज्जत नहीं करनी, जिसको हम पैरों में पहनते हैं, वो इतनी ज़्यादा कीमत है उसकी। तो दूसरा प्रश्न दिया है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इस लाइन के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि तुम, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी से कह रहे हैं कि तुम तो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। पैर का अंगूठा बाहर निकला हुआ और बड़े मस्त होकर, बेपरवाह होकर चल रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, और पर्दे का महत्व, हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे, यानी कि उनके पैर का जूता, लेखक के पैर का जूता नीचे से फटा हुआ है और वो घायल, कुर्बान मतलब घायल हो रहे हैं, फिर भी वो दिखावा करना चाह रहे हैं कि चलो इस बात से संतुष्ट है कि ऊपर से तो जूता फटा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब पर्दे पर कुर्बान हो रहे, यानी कि हम अपने जूते पर खुद कुर्बान हो रहे, खुद को घायल कर रहे हैं, लेकिन इस बात से संतुष्ट है कि ऊपर से जूता फटा हुआ नहीं है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पे भी उनके जूते की तरफ इशारा किया है लेखक ने कि तुम घृणित, जिसे तुम घृणित समझते, यानी कि जो कार्य तुम्हें पसंद नहीं है उसके तरफ इशारा करने के लिए भी तुम हाथ की उंगली का इस्तेमाल नहीं करते, पैर की उंगली से इशारा करते हो। इसीलिए शायद पैर का अंगूठा बाहर निकल रहा है और वो इशारा कर रहा है घृणित कार्यों की ओर, है ना। तो ये हो गए इसके तीनों प्रश्नों के उत्तर। इनकी जो व्यंग्य थी वो हमने आपको स्पष्ट कर दी है। और चौथा प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की वजह क्या हो सकती है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि लेखक यहाँ पर ये कहता है कि फ़ोटो खिंचवाते समय शायद उनके पास एक ही पोशाक है, यह फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक, तो लेखक कहता है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की ये पोशाक है तो दूसरी पोशाक कैसी होगी। फिर दूसरी पल कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके पास बदलने के लिए पोशाकें ही नहीं होंगी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, है ना। और कह रहे हैं कि अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। हाँ, इसका मतलब यही है कि वो गरीब थे, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो उनके पास पोशाकें ही नहीं होंगी बदलने के लिए, तो जिस पोशाक में थे उसी में, इसीलिए उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली होगी। तो अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? अब ये व्यंग्य, पूरा चैप्टर ही व्यंग्यात्मक है, तो इसे पढ़कर हम क्या कहेंगे कि इसमें लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद का शब्द चित्र प्रस्तुत किया। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करके उन्होंने हिंदी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास किया है शब्द चित्र के द्वारा। इसमें उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया है। अपने व्यंग्य के द्वारा प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। और मेन बात क्या है कि लेखक ने इस व्यंग्य में कोरे हास्य की अपेक्षा आदर्श व्यंग्य को अपनाया है ना।
खाली हंसने की चीज़ नहीं है, उन्होंने आदर्श व्यंग्य, ऐसा व्यंग्य जो सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसे व्यंग्य को अपनाया है। उनका व्यंग्य लोगों में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करता है, यानी कि वो जो लोग पढ़ेंगे इस लेख को, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस पर कुछ विशेष सोचा जाए, टिप्पणी की जाए या इसमें सुधार लाया जाए। ऐसे परिवर्तन के लिए वो तत्पर हूँ। इस तरह का व्यंग्य उन्होंने खींचा है। तो ये इतना काफ़ी है इसका उत्तर। तो अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करता है? टीला के शब्द एक जगह आया है कि शायद उनका जो जूता फटा क्यों है, वो टीले जैसी कोई छोटी सी मिट्टी की ढेरी बन गई होगी, उनको ठोकर मार मार कर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की होगी। तो टीले का मतलब है कि थोड़ा जब कोई बुराई ऊंचे हो जाती है, बड़ी हो जाती है और रास्ते का रोड़ा बनने लग जाती है, रास्ते का बाधक बनने लग जाती है, तब उसे किस तरह से हटाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए उन्होंने टीले शब्द का प्रयोग किया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करता है? हाँ, तो वही बात है कि लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग समाज और धर्म के ठेकेदारों की ओर इशारा किया, जो कि कट्टरपंथी में ऐसी ऐसी कुरीतियाँ बना देते हैं समाज के लिए, जिसमें जीवन जीना दूभर हो जाता है। तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए वो कुरीतियाँ टीले का रूप जब ले लेती हैं, तब तो ऐसे समाज सुधारक आते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी जैसे, तो वो इस तरह से ठोकर मार मार कर इन टीले जैसी बुराइयों को दूर करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए और अब रचना अभिव्यक्ति वाले बचे हैं। वो मुझे लगता है आप सब अपने आप ही उन प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, क्योंकि हमने पाठ का सार समझ लिया, जो प्रश्न है उनको भी समझ लिया। अब आप रचना अभिव्यक्ति वाले प्रश्न स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने आपको ये वाले नहीं समझाए, ताकि आप खुद अपने दिमाग से उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, तो आपको पाठ बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पाठ कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लग रहा है, कितना सहायक हो रहा है, ये ज़रूर बताना। तो अगले चैप्टर में मैं आपको व्याकरण आपके लिए लेकर आऊँगी, संवाद लेखन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी संवाद लेखन समझाने की। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पर ज़रूर जाएं और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।